शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा डिजिटल अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला समा। तो चलिए आइए मिलकर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और उससे पहले मैं आपके साथ मिलवाती चलूँ अपनी फेवरेट मेहमान से। आज हमारे साथ हमारी एक्सक्लूसिव मेहमान है। माशाल्लाह शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, दबंग खातून है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने उन्हें वेमेन लीडरशिप अवार्ड से नवाजा है उनकी वॉलंटियर सर्विसेज के लिए, उनकी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। फर्स्ट फीमेल मेंबर यूनाइटेड नेशंस इन सराग सर्टिफाइड रेस्क्यू टीम की मेंबर है जी। और मैं बात कर रही हूँ हेड ऑफ सेफ्टी कम्युनिटी एंड इंफॉर्मेशन इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट मिस दीबा शहनाज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और हमारे साथ मौजूद हैं कारी अता उल मनान वारसी साहब, मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब। और अब करेंगे मज़े की गपशप भी, क्यों हाफिज़ साहब? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बुशरा आपका। और जैसा कि दीबा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर जब किसी भी शोबे में बिलखुसूस अगर आप रेस्क्यू की बात करती हैं, यहाँ पर अगर ख़वातीन आपको नज़र आती हैं, तो यकीनी तौर पर ये एक आपको एक उम्मीद ज़रूर नज़र आती है कि पाकिस्तान में हर वो शोबा जहाँ पर ख़वातीन को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है, वो भरपूर तरीके से ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के शहरियों को, जो कि आम शहरी हैं, उनको एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने के लिए वे अपना किरदार अदा करते हैं कि आपने किस तरीके से कम्युनिटी सर्विस करनी है, आपने अपने घर के लिए काम करना है, बिल्कुल वैसे ही आपने अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए और अपने सूबे के लिए भी काम करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब हम रमज़ान में बैठे हैं, रमज़ान में अफ्तार ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो रमज़ान तो हमें सबक ही इसार का देता है, कुर्बानी का देता है, रुक जाने का देता है, तहम्मुल का देता है, बर्दाश्त का देता है, एहसास का देता है। बिल्कुल, जब आप 1122 या रेस्क्यू की बात करते हैं, तो फिर ये जो जितने भी इनिशिएटिव्स इस किस्म के होते हैं, बिल्कुल, ये यकीनी तौर पर आपके ताल्लुक को मजबूत बनाते हैं कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ। तो आगे यकीन करें इतना बड़ा रोल और किरदार होता है 112 रेस्क्यू टीम का। और जब बात करते हैं फीमेल्स की कि वो भी पार्ट है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्प करना, वॉलंटियर सर्विसेज पाकिस्तान में पता नहीं जगह जगह कौन कौन से केसेस हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना, टैक्टिक्स कितने तरीके से आपने इसको लेके चलना है, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह कि आज और आप हमारे ये साथ जो मौजूद वॉलंटियर्स वाली सर्विस है ना, इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि ये तो इतने बड़े पैमाने पर होनी चाहिए कि आपके 25 करोड़ लोग हैं ना, तो 25 करोड़ वॉलंटियर्स होने चाहिए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपको राह जाते सड़क पर जाते हुए किसी जगह पर आपको नहीं इल्म कि किस वक्त आपको खुदा ना खास्ता किस नाखुशगवार वाक़े से गुजरना पड़ सकता है। तो इतनी अवेयरनेस सब में होनी चाहिए, इतनी ट्रेनिंग सब की होनी चाहिए बेसिक्स। आगे चलकर बात करेंगे इस पर इंशाल्लाह। जी मिस दीबा शहनाज, कैसी हैं आप? रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का तो पता ही नहीं चल रहा, इतना पुरसुकून है। हाँ माशाल्लाह। तो इतनी टफ ड्यूटीज़ आपके रमज़ान में भी चल रही है? हाँ जी। क्या क्या टाइमिंग? जो बाइक पे रिस्पॉन्ड कर रहा है या एम्बुलेंस पे है वो उस तरह कर रहा है, मतलब उसके लिए अलग से टाइम अलग नहीं किया वो, क्योंकि अगर उस टाइम पे भी कॉल आ जाती है तो दे हैव टू रिस्पॉन्ड। और कोई लास्ट मोमेंट पे कॉल आ जाती है इमरजेंसी, कोई मसला नहीं है, प्रायोरिटी इज दी, खजूर मुंह में रखी और साथ ही अच्छा, ये जैसे हम देखते हैं जो पुलिस सर्विस है, वहाँ पर जो इमरजेंसी कॉल होती है, बहुत सारी फेक कॉल्स भी होती हैं। हाँ जी। 1122 पर भी फेक कॉल्स होती हैं जी। 1122 इमरजेंसी नंबर है जो सेंट्रलाइज्ड, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है जहाँ पे कॉल आती है। ये तादाद जो आपने कहा प्रैंक कॉल्स के या फेक कॉल्स के, ये बहुत ज़्यादा थी पहले। इसको हमने IVR लगाया उसी सिस्टम के अंदर कि आपको अगर इमरजेंसी है तो 1 डायल करें, तो उससे फिर काफ़ी इसमें फ़र्क आया। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था कि बिरयानी पकाने का तरीका बता दें हमें, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ तरह की ना, और उसकी भी डिफरेंट औकात में, लाइक एक टाइम है जब मेल्स घर पे नहीं है तो फीमेल्स की कॉल्स का आना, फिर माएँ काम करिए तो बच्चों को दे देना तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की कॉल्स फीमेल्स मतलब प्रैंक करती थी। हाँ, वो इसी तरह से कभी कुछ मंगवाने का पूछ लिया। एक्चुअली जब लोगों को
कॉल बैक दूसरे नंबर से दूसरे उस पर कर रहे होते हैं। दूसरी बात है कि अब जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड डिस्पैच सिस्टम, उसके अंदर जैसे उबर करीब का आपको पता था, आज अगर आप ऐप के थ्रू जाते हो तो एग्जैक्टली आपको ये पता होगा कितने करीब पे हमारी एम्बुलेंस या मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस मौजूद है ना। तो उसमें एक तो आपको तसल्ली रहती है और आपको पता है कि ये इतना टाइम लगाएंगे आने में, अगर ये किसी और इमरजेंसी से आ रहे तो इतना डिस्टेंस है। और कंट्रोल रूम भी इसको वॉच कर रहा है कि वो देखता है कि अगर ये एम्बुलेंस जो इनके नज़दीक थी ये लेट है, किसी और इमरजेंसी में बिजी है, तो फिर नियरेस्ट कौन सी है। बिल्कुल, तो फिर उसको बता भी दिया जाता है। तो इस तरह 3 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। तीसरा हमारा लड़का हॉस्पिटल में होता है जिसे हम रैबर के नाम से कॉल साइंस से कहते हैं, और उसको हम वायरलेस पे बता देते हैं कि ये इस तरह का पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आ रहा है। ख़ास करके इन केस ऑफ मेजर डिज़ास्टर जिस वक्त हो रहा होता है, उस वक्त हमारा जो ये रहबर होता है हर हॉस्पिटल में, उसके साथ जो कम्युनिकेशन होती है बड़ी फ्रीक्वेंट होती है, और उसको पता होता है कि इतने बेड्स अवेलेबल हैं और इतने सिर्फ पेशेंट्स यहाँ पे लाएं, नहीं तो अब दूसरे हॉस्पिटल में ताकि टाइम वेस्ट ना हो। वेरी गुड। ताकि जो विक्टिम है उसको ये चीज़ मिले कि बर वक्त सर्विसेज मिल सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो कम्युनिटी का प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें हमारा पर्पज़ ये है कि हम हर घर में एक फ़र्स्ट एडर ट्रेन करें। ये स्टार्ट तो हमने अपने तौर पे पंजाब से पहले से किया हुआ था, लेकिन नलतर का वाक़या आपको याद होगा जिसमें एक बच्चा डूब गया था और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसका एक्शन लिया और देन ही फाउंड के ये जो है ये फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग लाइक CPR और ब्लीडिंग कंट्रोल, ये 2 इतनी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में हर शहरी को आनी चाहिए। तो उन्होंने ये देखा कि रेस्क्यू 112 ऑलरेडी इसको कर रहा है, तो देन फोकल पर्सन फॉर नेशनल कोऑर्डिनेशन हमें बनाया था, जिसके लिए हमने पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम का एक डैशबोर्ड बनाया और अंडर द प्रोग्राम यू कैन गेट द ट्रेनिंग ऑनलाइन। और फिर हमारे जो लोग हैं, हमारी सर्विसेज चूँकि अब बाकी सूबों में भी पहुँची हुई हैं, तो वो जाके रेस्क्यू स्टेशन पे आप CPR की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि रेस्क्यू सर्विस से भी पहुंचने से पहले अगर आप ट्रेंड हैं, 2 वजूहात पे डेथ्स होती हैं, चाहे रोड ट्रैफिक क्रैशेस हो, चाहे कोई इस तरह का हार्ट अटैक का हो या इलेक्ट्रिक शॉक का हो विक्टिम, या ड्राउनिंग का इंसिडेंट हो ना। ये 2 स्किल्स अगर आपको आती हैं ना, तो आप समझें कि अल्लाह ताला ने बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है ना, ये बहुत। और ये CPR की ट्रेनिंग है और इसमें ब्लीडिंग कंट्रोल की, ये 2 वजूहात हैं। थोड़ा सा आइडिया देखिए क्या कुछ इसमें ये होता है कि जो इंसानी बॉडी में आप देखें कि ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके दिमाग तक पहुंचता है और आपको जिंदा रखता है। इन केस कि आप कार्डियक अरेस्ट में जा रहे हैं, आपका दिल बंद हो रहा है या आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, तो आपने एक्चुअली इस सिस्टम को लाइव रखना है। उस लाइव के रखने के लिए जो मसनूई तरीकाकार है वो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी दिल और फेफड़ों के अमल को आपने बहाल रखना है। उसको बहाल रखने के लिए सिर्फ आपने, अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देना चाहते तो ना दें। सिटीजन्स के लिए कंप्रेशन ओनली CPR है। कंप्रेशन ओनली CPR में आप बिटवीन द चेस्ट 2.5 इंच तक, अगर 5 सेंटीमीटर तक आप चेस्ट को अगर दबाते हैं तो आप इस अमल को जारी रखें जब तक आप डॉक्टर के हैंड ओवर करते या पैरामेडिक स्टाफ आप तक आ जाता, तो वो जो अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दिमाग तक पहुंचता रहता है। आपने हॉस्पिटल की इमरजेंसीज में देखा है कि जिस वक्त कोई करीबुल मर्ग होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं अच्छा ठीक है हम ना वो उसको करते हैं, वो पंप करते हैं। बेसिकली वो CPR कर रहे होते हैं कि अगर अभी भी बंदा बच सकता है तो हम इस कोशिश कर रहे होते हैं। उसके लिए हमारा स्टाफ तो ट्रेंड है ही है, लेकिन हमने जो प्रोग्राम कम्युनिटी सेफ्टी के अंडर शुरू किया हुआ है उसमें हर सिटीजन को इस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल पे अगर आपको ये ट्रेनिंग है तो आप एक मुफीद शहरी के तौर पे अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करके किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। हमारी अपनी जो तरबियत है रेस्क्यू 1112 में वो इसी आयत के तर्जुमे से होती है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हम पब्लिक को भी यही कहते हैं कि वो मे भी आप प्रोफेशनल रेस्क्यूअर नहीं हैं, लेकिन अगर आपने ये ट्रेनिंग ले ली है, आपने किसी की जान बचा ली है, तो आपको भी उसका उतना ही सवाब है जितना कि हम इस इदारे में होते हुए। यानी ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ये ऐसी बेसिक हाफिज़ साहब चीज़ें हैं जो कि हर इंसान को आनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से तालीम का हिस्सा होना चाहिए कि आप अपनी मदद आप इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकते
बुनियादी तौर पर जैसे अभी तो बहुत दीबा basics है। साहिबा बात कर रही है ना, ये बिल्कुल। जैसे आपने जिक्र किया, ये तो फिर आप इसको अगर ज़रा थोड़ा और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, निसाब में इस किस्म की चीज़ें शामिल की होनी जा सकती चाहिए, हैं, ताकि बिल्कुल। आप जब तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी आपको किसी आनी भी वक्त चाहिए ज़रूरत आपने आपको, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात की और इसी के ऊपर हमारी मीटिंग्स भी होने जा रही हैं और आई होप के चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारी, एक तो फीमेल हैं तो बड़ा हम एम्पावर्ड फील करते हैं ख़ुद को, तो वो एक जो यूथ को ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं उनके लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं। वन ऑफ द इनिशिएटिव इज़ के बेस लाइन हमने कुछ काम इस पर किया है, लेकिन नाउ इट्स द टाइम कि इसको ना एक सिस्टमेटिक उसमें लेकर आएँ, जिसपे जो सजेशन है वो ये है कि ये जो कोर्स है लेवल वाइज, इसको कॉलेज लेवल पे अगर हम एनसीसी की तर्ज पे मार्क्स दे दें, पॉलिसी डिसीजन है, बिल्कुल ठीक बात और है। जो क्रेडिट आवर्स हैं फॉर दी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दिए जाएं, तो फिर देखें कि हर बच्चा अपने इस शौक़ के लिए कि मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे इसके क्रेडिट आवर्स मिल रहे हैं, तो वो करेगा, और जब वो करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके सीखेगा भी, इसमें सीखेगा भी और बिल्कुल। पॉजिटिव एक चेंज कम्युनिटी को फायदा होगा, कम्युनिटी को फायदा होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि हर किसी को एहसास आनी जिम्मेदारी चाहिए। है सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये जो जिम्मेदारी का एहसास है ना, ये सबसे बहुत अहम है, और ज़रूरी अगर है, आप ये बेदार करने में कामयाब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चल पड़ती हैं। कॉलन जी हमारे साथ, कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान का समा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सिद्रा बात कर रही हूँ गुजरात से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि रोज़े की हालत में हम जो सैलून सर्विसेज हैं ले सकते हैं, जैसे अपर लिप्स और प्लकिंग वगैरह हो गई। ठीक ठीक है, ठीक है मुफ्ती साहब, रोज़े की हालत में सैलून के सर्विसेज ख़वातीन ले सकती हैं, चेहरे पे जैसे मुख्तलिफ उसके नाम है, थ्रेडिंग हो गई, कटिंग हो गई, हेयर कटिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में कटिंग करवाना, नाखून काटना या जो भी सैलून के मामलात हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन जायज़ हुदूद के अंदर रहकर। जो चीज़ें रोज़े के अलावा ममनू हैं वो रोज़े के अंदर तो ज़्यादा ममनू है, और जो उसके अलावा जायज़ हैं वो रोज़े की हालत में भी जायज़ हैं। तो बाल कटवाना जो है अगर तो एक मुनासिब हद तक हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ख़वातीन को बाल नहीं कटवाने चाहिए, कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। हाँ, अगर कोई ज़रूरत ऐसी बन जाए, कोई बाल आगे से ख़राब हैं, तो एक मुनासिब अंदाज़ में उनको सिर्फ़ बराबर करने के लिए ये तो किया जा सकता है। तो जो रोज़े के अलावा चीज़ें गुनाह हैं वो रोज़े की हालत में सख्त तरीन गुनाह है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन यदा तामहु व शराब, इस तरह के अल्फाजत हैं। कमा काल कि जिस बंदे ने रोज़े की हालत में नाजायज़ कामों को नहीं छोड़ा, झूठ को नहीं छोड़ा, जो भी नाजायज़ काम है इन पर अमल करता रहा, तो अल्लाह ताला को उसकी कोई हाजत नहीं कि वो भूखा या प्यासा रहे। तो जो गुनाह है, असल तो मकसद ये है कि रोज़े की हालत में उन गुनाहों को छोड़ा जाए। तो जहाँ तक मुनासिब अंदाज में ब्यूटी पार्लर में जाने का है तो वो जायज़ है, और बस एक लिमिट में रहा जाए। लेकिन मुझे क्या पता है, स्किन के वो अपर थ्रेडिंग की भी बात करी थी। एक तो आपने हेयर कट का बता दिया, जी, स्किन पे जो होते हैं ना, जैसे आप आईब्रोज के बाल कटवाते हैं या अपर लिप्स के बाल कटवाते हैं, ऐड करना चाहिए। आईब्रो को बराबर करना होता है ना, एक तो बिल्कुल बारीक दाढ़ी सी बना लेना वो तो जायज़ नहीं है, और एक है कि मुनासिब अंदाज में सिर्फ शक्ल और सूरत को वाजे करने के रोज़ा लिए। नहीं टूटता। तो इससे नहीं, मैं इसीलिए अर्ज किया ना, रोज़े के टूटने का ताल्लुक इससे नहीं है। तो रोज़े के अलावा भी ख़वातीन को चाहिए कि जो बिल्कुल बारीक दाढ़ी बना लेती हैं और अपने जिस्म को बिला उज़र तकलीफ़ देना ये जायज़ नहीं है, एक मुनासिब शक्ल में। देखिए, मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, अगर मैं गलत कहूँ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, बट ड्यूरिंग एतकाफ़ मैंने जब बुखारी शरीफ की 2 जिल्दें पढ़ी थी, तो उसमें मैं प्रैक्टिसिंग भी नहीं हूँ कि मेरी बात असर करेगी, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ जो दीन की समझ आपके अंदर आई हो वो शेयर ज़रूर करनी चाहिए। हो सकता है कोई आपसे। तो ये जो इनका सवाल थ्रेडिंग और प्लकिंग से है, जो फीमेल्स उसके बगैर रह नहीं सक रही, तो ये बाकायदा हदीस में है कि ये जो अगर बाल आपके प्लकिंग के जुड़ रहे हैं कि एक मुशाबत ही डिफरेंट आ रही है, तो वो सिर्फ आप दरमियान से थोड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्लकिंग तो जायज़ ही नहीं है। ये थ्रेडिंग प्लकिंग जायज़ नहीं है। आपके फेस के ऊपर बाल आ रहे हैं जो कि मेल्स को आते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों की बात यह है कि दोनों आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप रोज़े की हालत में करें।
ठीक तो हो। प्लकिंग के हवाले से तो सब अपना क्लियर करें। भले हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, हम इस एक अच्छा, इस्लाम में प्रिजन में जायज़ ही रहते नहीं हैं, हाँ। एक ठीक ऐसे है। कल्चर में रहते हैं कि वो ड्यू टू जो भी रीज़न है उसके जवाब हमने खुद देने। बट ये कभी जायज़ नहीं है कि औरत अपनी प्लकिंग इस तरह से जो हम करती हैं और बनाती हैं। ये अलाउ मैंने नहीं भी है। पढ़ा था, अगर ठीक गलत है। हो तो आप तस्दीक क्या कर कहेंगे ठीक इस हवाले आपने से? कहा, बिल्कुल सही बात की आपने कि जहाँ तक है ना कि शक्ल को एक मुनासिब अंदाज में लेके आना। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनके जो अबरू हैं, आईब्रो इनको कहते जी, हैं, जी, ये eyebrows। बहुत ज़्यादा ऊपर की जानिब हो जाते हैं, तो इनको मुनासिब अंदाज में लेकर आना ये तो जायज़ है। और जहाँ तक बात है कि जब एक खातून की मुशाबत मर्दों से होना शुरू हो जाए, कोई अपर लिप्स इनको कहते हैं, वहाँ पे अगर बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो इनको तलफ करना इसके लिए जायज़ है इस हद तक कि बस वो मर्दों से मुशाबत ख़त्म हो जाए। ठीक है। एक तो होता है ना मतलब बिल्कुल कर ऐसे सकते हैं फजूल ना, में, कटिंग कर सकते हैं आप, मतलब आप इसको इतना ट्वीक कर सकते हैं। बारीक नहीं कर सकते, धारी लेकिन नहीं थोड़ा बना बहुत सकते, नीट कर सकते मुनासिब हैं, अंदाज में नीट कर शक्ल को सकते हैं। वाज़ेह करने के लिए किया जा सकता है। ठीक हो गया। जब मिस दीबा से बात होती है तो इतने सवालात है जहन में, कम्युनिटी सर्विस को लेके, वॉलंटियर सर्विस के लेके। मुझे ये बताइए, आप तो माशाल्लाह फर्स्ट फीमेल मेंबर है यूनाइटेड नेशंस इंसराग सर्टिफाइड रेस्क्यू टीम, तो उसके हवाले से बताएं कैसा फील करती है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? अच्छा, 2004 में सर्विस बनी थी, ठीक है। इस सर्विस ने 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया है। 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद हाँ लोग। जी, लेकिन जो आप अगर 2005 का ज़लज़ला रिकॉल करें तो आपको पता होगा कि हमने जब अंदर बिल्डिंग के अंदर ज़िंदा लोगों का पता लगाने के लिए और मदद के लिए बाहर से टीमें बुलवाई थी। उस वक़्त ये निज़ाम ऐसा उस तरह मौजूद नहीं था। सर्विस सिर्फ लाहौर में बनी थी, लेकिन इक्विपमेंट वगैरह अभी परचेज़ हो रहे थे। तो ये वहाँ से एक जो हमारे बानी डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक आइडिया किया कि अगर हम पाकिस्तान में बुलवा सकते हैं टीमें, तो वाई नॉट कि हम ऐसे फोरम्स को ढूंढें जिधर से हम अपनी टीमों को इस लेवल पे ट्रेन करें कि वो इंटरनेशनली जाके रिस्पॉन्ड कर सकें। फिर ये सिलसिला, उसके लिए ज़रूरत ये थी कि आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी आपकी फ़ोर्स है उसकी ट्रेनिंग हो, वो रूटीन की एमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारा इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 2015 में यूनाइटेड नेशंस के साथ पहली दफ़ा हमने सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन जमा कराई जी कि हम अभी यानी आप किसी डिग्री लेने के लिए ना जमा कराते हैं, तो ये एक प्री रिक्विजिट था जो वो सारा प्रोसेस करने के बाद फिर वहाँ से मेंटोर अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ेली इदारा है इंसराग, वहाँ से एक मेंटोर हमें असाइन हुए। उन्होंने आके हमारे, अगर एक डिज़ास्टर के लिए आपने ट्रेनिंग, तैयारी, आपने रिस्पॉन्ड करना है, वहाँ जाके दूसरे कंट्री में आपने ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के दौरान क्या फेजेस होते हैं और डीमोबिलाइज़ करना है, वो एक पूरा एक कम्प्रिहेंसिव सा था, जिसके लिए आपने साइट भी इवन डेवलप करनी थी। 5 स्टोरी बिल्डिंग की एक आर्टिफिशियल साइट को डेवलप किया गया जो हमारी एकेडमी के अंदर मौजूद है। उस पे हमारे सारे कंपोनेंट्स के ऊपर, जो ऑपरेशंस के कंपोनेंट हैं उसके ऊपर तरबियत हुई बाकायदा। वो 2-3 साल इसी तरह से वो हर कुछ 6 माह साल बाद आते, वो हमारी एवेलुएशन करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट देनी होती थी यूएन के फोरम पे। और फिर 2019 में जिस वक्त हम बिल्कुल रेडी टू एवेलुएशन, इट वाज लाइक अ वर्ल्ड कप, तो हमारे जो मेंटोर थे उनको कोई कैंसर डायग्नोज हो गया और वो ट्रैवल नहीं कर सक रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था। यहाँ पे तो नहीं मैं पाकिस्तान में समझती कि किसी को इसकी समझ थी या हमारे लिए ये तो कंपटीशन नहीं था, लेकिन हम जहाँ रजिस्टर्ड हुए पे वहाँ दुनिया की सबसे अव्वल की टीमें थी। उन्हें पता था पाकिस्तान इस वक्त इस लेवल पे है और वो होने जा रहा है, क्लासीफाई होने जा रहा है। उस वक्त हेड फिर दोबारा से एक एफर्ट तमाम की गई और जो मेंटोर नए असाइन हो रहे थे वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान कैसे कर सकता है, पाकिस्तान की कैसे ये कैपेसिटी हो सकती है। तो उन्हें फिर कहा गया कि आप जाके वहाँ उनकी कैपेसिटी देखें। अच्छा, जब वो फर्स्ट डे ही आया, आई रिमेंबर कि उन्होंने हमें टास्क दिया कि 36 घंटे की एक एक्सरसाइज होती है। इट वाज ऑल मोक एक्सरसाइज, क्लैप स्ट्रक्चर से निकालना है, जाना है, आपने क्रॉस बॉर्डर का करना है सारा। तो वो जब किया तो उन्होंने हमारी कैपेसिटी देखी, तो उन्होंने जिनेवा यहाँ से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम इज़ रेडी, इनकी क्लासिफिकेशन के लिए आप भेजे जाएँ। फिर मुख्तलिफ कंट्री से 10 एक आती है टीम क्लासीफायर्स की, जो कि आपकी एवेल्यूएशन करती है और फिर हमें इंजेक्ट दिया जाता है
है कि लाइक रात के इतने आवर्स में फ़लाना कंट्री है, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया है और आपने मोबिलाइज होना है। अब हमारा मेडिकल स्क्रीनिंग से लेके पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब प्रैक्टिकल इसी तरह था जैसे आप किसी कंट्री में जाके करें। वो हुआ तो अब हमारे लिए बहुत बड़े, ये जो टीम खेल रही होती है ना, उसको पता होता है कि मैं किधर फॉल करता हूँ। तो हमारे लिए बड़ा डिसीजन कि इतने कंट्री के लोग आए हुए, तो अब ये पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक सिंगल सेफ्टी ब्रीच के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन, बिल्कुल सिंगल सेफ्टी ब्रीच के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन थी। और वो एक रेड जो था ना, उस रेड को अवॉइड करने के लिए अगर कंपोनेंट में हम 91 मेंबर हैं तो हर बंदे को एसओपी का पता होना चाहिए, हर बंदे की प्रैक्टिस लेवल 91 मेंबर्स, हाँ 91 मेंबर्स थे। तो अब हर एक को उस लेवल पे ट्रेनिंग दी गई, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, वो सारा किया। खैर वो दैट वाज द ग्रेट डे आई फील कि उस दिन जिस वक्त उन्होंने कहा कि फाइनली वर्ल्ड एलीट क्लास की जो टीमें हैं यू आर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैं तो हूँ ही, लेकिन ये टीम जो है पाकिस्तान का एहसास है। क्यों कि देखें आज यूएन के आप जाके उस डैशबोर्ड में देखें जो एक्सेस हमें मिली हुई है क्लासिफाइड टीमों को, वहाँ पे आपकी पाकिस्तान रेस्क्यू टीम का नाम है। ये नहीं है कि वो पंजाब की रेस्क्यू तो फलाना, वी आर एज द पाकिस्तान रेस्क्यू। और उसी वजह से जब ये तुर्किया में अर्थक्वेक आया तो हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है, हुकूमत वेरी फास्ट डिसीजन। आई मस्ट अप्रिशिएट कि शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो फ़ौरन से दूसरे दिन हमारी, उन्हें पता था हमारी टीम और उसमें जितने भी हमारे इदारे रेलिवेंट हैं जिन्होंने ये डिसीजन करवाने में मदद की, सबको क्रेडिट जाता है। और उन्होंने मुझे इसलिए, क्योंकि मैं इसका मेंबर भी हूँ, मैं वर्ल्ड की वो एलीट उसमें भी हूँ, और साथ ग्राउंड भी आपको पता है हमारे जो हर्डल्स होते हैं सरकारी इदारों के, तो ये इतना खूबसूरत डिसीजन था कि डिज़ास्टर बहुत बड़ा था, लेकिन एक तो तुर्किया में था और आप पाकिस्तान की टीम जा रही है, पाकिस्तान की टीम वेरी नेक्स्ट डे वहाँ पहुँच जाती है और इंटरनेशनल लेवल की सर्विसेज मिल रही हैं, आप सेंसर लगा रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर से लाइव लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, आप जिंदा बंदे निकाल रहे हैं। इवन जितने भी हमारे ऑपरेशन मुख्तलिफ साइट्स पे चल रहे थे, यके बाद दीगरे को जब खबर मिलती थी कि फलां जो स्क्वाड कमांडर है उसके उधर से जिंदा बंदा करीब है और उधर पहुँच रहे हैं, इसी तरह से बिल्कुल हमारी सारी टीमें लगी हुई थी। तो मैं बेस ऑफ ऑपरेशन पे थी, तो बाहर 2 लोग आए, उन्होंने कहा कि जो कॉर्नर पे बिल्डिंग है वहाँ से किसी खातून की चीखने की आवाज़ें आ रही है। तो इस वक्त हमारा स्क्वाड अवेलेबल नहीं था, जो 2 लड़के आए थे वो दूसरे ऑपरेशन से होके आए थे, तो उन्होंने कहा मैडम आप क्या करना है। मैंने कहा ओके वेट करो 1 मिनट, मैं जस्ट वो नी पैड एल्बो पैड वगैरह पहने, मैंने कहा चलो हम चलते हैं। तो हमने वो ऑपरेशन किया, वो ज़लज़ले का इट वाज अबाउट 57 आवर्स। वो एक खातून को जाके अंदर देखा तो उसके दोनों घुटने ट्रैप थे बुरी तरह से, तो हमने उसको जब ये टांग रिलीव कराई एक, तो इस साइड वाली नहीं हो रही थी, और जो ही हम अंदर कोई एक्टिविटी करते थे ना, ये ज़ाहिर हम क्रॉल करके गए हुए हैं, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, ये 5 स्टोरी बिल्डिंग पैनकेक बनी हुई है, तो उसको फिर हमने जब काटना था तो हमने कहा कटर दे। इवन यहाँ तक नौबत आ गई थी कि चूँकि इसमें टीम डॉक्टर भी होते हैं, हमारे डीजी साहब ने खुद लीड भी किया इसको, कि एम्पुटेशन कर लेते हैं, काट के निकालते हैं। अच्छा, मुझे 2005 का ज़लज़ला बार बार माइंड में आता था, मेरे अपनी फैमिली से कई लोगों की डेथ हुई थी। मैंने कहा नहीं, अगर ये बंदी बच जाती है क्या याद रखेगी, हम सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो गए, तो अपने हम मैक्सिमम रिस्क लेते हैं। बिल्कुल, हम 3 बंदे अंदर उस क्लैप स्ट्रक्चर के थे और हमने जिस वक्त कटर मंगवा के वो किया, तो जब कटर से हम काटना शुरू करते थे ना नीचे वाली ज़मीन को, वो सारा हिलता था तो ऊपर से वो हमारे ऊपर गिरता था। अब हमें ये भी लगता था कि हम 3 की 1 के बजाय 4 नीचे जाएंगे, क्योंकि कुछ होलो जगह आती थी, कटर एकदम अंदर चला जाता, कुछ सख्त होती थी, कंक्रीट का करना पड़ता था। लेकिन बस वो एक जो उस वक्त था कि नहीं हमने बाहर अब जाना है, जो भी है अल्लाह ताला। अब काफ़ी कुछ मैं पढ़ भी रही थी, है ये बात नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन तो था, क्योंकि मैं अपनी टीम को लीड कर रही थी, अल्लाह तो की मदद जो मेरी टीम थी तो वो मुझे उस तरह अजीज थी जिस तरह आप अपने बच्चों को या अपने घर को उस वक्त देखते हैं। दे आर लाइक, मतलब वो मुझसे बड़े भी होंगे लेकिन आई वाज टेकिंग लाइक देम के भी ये ना अब है तो खुद भी करना है इसी तरह। और जिस वक्त वो खातून, अच्छा हमारा दूसरी कोशिश थी कि ऊपर से कंकर गिरे, हम पे बेशक गिरे, लेकिन वो जो खातून है, खातून के बालों में, क्योंकि वो नीम बेहोश है, अब हमने जिस वक्त उसको जिंदा निकाला ना, वो मूवमेंट में, मतलब मैं कहती हूँ कि हमें शायद मेरी तरबियत का आगाज़ भी इसी पे हुआ था, जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। मैं ये समझती हूँ कि जिसने, और मेरे टीम के सिर्फ मैं एक नहीं, मेरा जो हर एक मेंबर 51 मेंबर यहाँ से गए थे तुर्किया में, हर बंदे ने मुख्तलिफ स्क्वाड से, उन्होंने मुख्तलिफ साइट से लोग निकाले। एक जगह पे 2 बच्चे
3 बच्चे अपने 2 माँ बाप की डेड बॉडी के साथ 3 दिन तक वहाँ थे। 82 घंटों के बाद हमने उन बच्चों को ज़िंदा निकाला। सोचो कि वो किस ट्रॉमा में होंगे। लेकिन उनके एक मामू थे, उसने कहा कि आपने ये जो बच्चा निकाला है ये आपने अपने हमारे ख़ानदान पे एहसान किया है, क्योंकि ये एक मेंबर था पूरे ख़ानदान में, मेल मेंबर, जिससे हमारी नस्ल चलनी थी। तो वो इस तरह के ऑपरेशंस थे दिल दहलाने वाले। दूसरा वो तुर्किया जो है ना, हमने उस तरह से वैसे हमें पढ़ाया नहीं गया, सॉरी टू से, लेकिन खिलाफत मूवमेंट का आपने जिनको हिस्ट्री से कोई दिलचस्पी है और वो सारा हमारा बहुत रिगार्ड करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के अंदर ये बात डाली हुई है कि हम जो मुसलमान हैं हमने किस तरह उनकी मदद की हुई है। और वो लिटरली जिस वक्त हमने ये ऑपरेशंस किए और एंड पे अपने टेंट भी उनको दे के आए तो हमारे पाकिस्तान के झंडे को उन्होंने चूमा है। और एयरपोर्ट पे जब मैं अपने क्यू में खड़ी हूँ वापसी पे, तो जो ड्यूटी पे लड़की थी, हालांकि मे भी उसका शहर ना तबाह हुआ हो, लेकिन वो उसे पता चल रहा था पाकिस्तानी टीम, आके मेरे गले लेके रोना शुरू हो गया। मुझे उसकी अरबी तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन जो तशक्कुर के वर्ड हैं, जो अरबी के वर्ड्स हैं 2-3, उससे मुझे एक अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितना एक शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जहाँ से हम गुजरे हमारे लिए तालियाँ बजा रहे हैं। तो वो जो एक भाईचारा है ना पाकिस्तान तुर्किया का, वो एक रिवाइव इस इंसिडेंट एलिमेंट को रिवाइव करता है, जो कि पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए भी था इनफैक्ट। और फिर ये भी है कि अगर हमें तुर्की ने 2005 में आके मदद की थी एंड ही वाज द फर्स्ट टीम, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह के वापस अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज रेसिप्रोकल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दीपा साहब, जब हम अभी चूँकि बात मज़हब के हवाले से भी हो रही थी कि जो अभी आपने तुर्की का वाक़या सुनाया, तो अब पाकिस्तान उस सतह पर है कि रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान भी जा सकता है, मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ये तो उसी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होती है इंटरनेशनल रिस्पांस के लिए। ये यूएन फ़लस्तीन की अगर हम बात करते हैं तो क्या आज हुकूमत डिसीजन ले, हमारी इदारा तो तैयार मतलब है, मैं तो सबसे पहले तैयार मतलब हम उस जगह स्टैंड करते हैं कि नहीं, अगर अमेरिका में भी हो और अगर इफ दे नीड तो वी आर इक्वली क्वालिफाइड। जहाँ पे जापान की, तुर्की की, बाकी टीमें, चाइना की, यूएस की हैं, उसी लेवल पे आज हमें रिकग्निशन, वो सर्टिफिकेशन मिलती तब है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। वी मीट एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। Yes. फ़लस्तीन जाके भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आफ्टर दैट हमने ये तुर्किया के पे मिशन को भेजने का मकसद ही ये था कि हम उस चीज़ को उस लेवल पे कर चुके हैं, दैट्स व्हाई। बिल्कुल ठीक है। इसके जब आप अभी वॉलंटियर्स की बात कर रही थी, वो क्या प्रोग्राम है? वॉलंटियर्स का प्रोग्राम इमरजेंसी सर्विस का एक हिस्सा है। ये जो इमरजेंसी में हम सब लोग हैं वो इमरजेंसी सर्विस के एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन हमने ये देखा कि डिज़ास्टर में आप खुद भी देखते हैं कि सबसे पहले वहाँ की कम्युनिटी होती है जो सफ़रर भी होती है और वल्नरेबल भी होती है। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आप कम्युनिटी को इस हद तक ट्रेंड कर दो कि वो पहले रिस्पांस करें, तो उनके रिस्पांस से फर्दर डिस्ट्रक्शन ना हो। किसी पेशेंट को हैंडल करें तो पेशेंट को मज़ीद, जैसे एक हड्डी टूटी हुई है, किसी को मदद के लिए कोई गया है तो 2-3 और ना तोड़ ले, तो उसको इस लेवल पे ट्रेंड करें। आप जापान की एग्जांपल लें तो जब सुनामी आया तो फिर फायर के भी इंसिडेंट कहीं जगहों पे मोर देन 50 प्लेसेस वहाँ पे इंसिडेंट स्टार्ट हो गए। तो वहाँ के लोग क्यों नहीं, हुकूमत लोग ये नहीं कहते कि हमारी सर्विस लेट आई है, बिकॉज कि वो कम्युनिटी लेवल का जो स्ट्रक्चर है, दे फील कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। दे रिस्पॉन्ड फर्स्ट एंड दे देन कॉन्टैक्ट देयर इमरजेंसी सर्विसेज। लाइकवाइज हमारा जो सिस्टम है ये तहसील लेवल पे मौजूद है, बट एट द सेम टाइम हमने क्या किया कि हर यूनियन कौंसिल लेवल पे अपनी एक टीम बना ली जो कि कम से कम 12 रुकनी टीम है, और वो उसको हम इन्वॉल्व करते हैं ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे के अपने साथ। मुख्तलिफ पीस टाइम इनिशिएटिव्स, उसमें ग्रीन प्लांटेशन है, सिविक सेंस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एमरजेंसी में रिस्पॉन्स करना है, मुहर्रम रबीउल अव्वल में जब मैस गैदरिंग्स होती हैं और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे फर्स्ट एड भी दे रहे होते हैं, शिफ्ट भी कर रहे होते हैं, तो ये वॉलंटियर्स हमारे साथ उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं। तो अब इसको लेवल वाइज हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। लेवल 1 में जो मैंने पाक लाइफ सेवर का बताया, जिसमें 2 स्किल्स हैं, ये एसेंशियल लाइफ सेविंग स्किल्स है जिसमें CPR और ब्लीडिंग कंट्रोल है। लेवल 2 पे वो हमारे स्काउट्स बन जाते हैं, रेस्क्यू स्काउट के लिए ऑनलाइन पूरे 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिसके ऊपर वो एक में अगर 70% मार्क्स लेता है तो दूसरे में जाता है। उसमें हेल्थ हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन से इलाके की हाइजीन, घर
की, वो बिल्कुल। सारा है। फिर ग्रीन प्लांटेशन, गो ग्रीन, किचन गार्डनिंग की तरकीब है। उसके अलावा हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के हवाले से है, फायर सेफ्टी, रोड सेफ्टी के हवाले से मॉड्यूल्स हैं। जब वो पाँचों कर लेता है तो उसके बाद हम उसको हैंड्स ऑन स्किल्स के लिए ये लिबर्टी दी हुई है कि नज़दीकी किसी रेस्क्यू स्टेशन पे जाए या हमें कांटेक्ट करेगा, अगर वो टीम है पूरी किसी कॉलेज स्कूल से, तो हमारे ट्रेनर्स वहाँ जाके उनको फर्दर ट्रेनिंग देंगे। फिर उसके बाद कम्युनिटी एक्शन फॉर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एक इंटरनेशनल कोर्स है जो कि तमाम कंट्रीज़ में भी चल रहा है। और ये पाकिस्तान में जब इमरजेंसी सर्विस का निज़ाम बनाया गया था तो यूएसएड फंडेड प्रोजेक्ट एक आया था, उसके अंदर ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और ये पूरा स्किल सेट देता है कम्युनिटी लेवल में कैसे रिस्पॉन्स करना है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये अरसा दराज की एफ़र्ट्स हैं, लेकिन हम कंटिन्यूसली इसको करी जा रहे हैं। और हर साल हम वॉलंटियर्स का 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे पे कंपटीशन होल्ड करते हैं। एक मेगा प्रोजेक्ट आप समझें, इवेंट समझें, जिसमें पूरे पाकिस्तान से हम टीमों को बुलाते हैं, नॉट प्रोफेशनल टीम्स। ये कंपटीशन होता है वॉलंटियर टीम्स का। उनको रियल सिनेरियो देते हैं डिज़ास्टर के, वाटर रेस्क्यू का होता है, मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट होता है, फायर का होता है। वो एक पूरा एक जो हमारा इवेंट है ना, वो स्पोर्ट्स गाला टाइप इवेंट होता है, लेकिन उसमें जो स्किल्स हैं वो बड़ी सीरियसनेस है उसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लास्ट मैंने फंक्शन हम लोगों ने कराया था उसमें 59 टीम्स पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किए थी, जिसमें एक टीम चाइना से भी थी। तो इससे पिछले साल श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया। कितने लोग एक टीम में उसमें होते हैं? उसमें वैसे ये टीम की कंपोजिशन 12 लोगों की जो हमने अपनी बनाई हुई है, लेकिन 8 मैंडेटरी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है, बैकअप पे बाकी लोग होते हैं। तो इसी तरह से जब चाइना ने पार्टिसिपेट किया तो आप ये देखें कि ये प्रैक्टिस कितनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है कि बाहर से टीमें भी यहाँ पे आ रही हैं और पाकिस्तान में आ रही हैं। पहले तो ये है ना कि बाहर ही जाते थे सिर्फ। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखिए हर जगह पे वेस्ट का देख लें। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जरूर मुकम्मल कर लें। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने भी किया, लेकिन मैं यही बताना चाह रही थी कि देखें हमारा दीन हमें सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। और हम ये बड़ा बचपन से ही पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक यूथ को डायरेक्शन चाहिए कि लेट्स सपोज़ उन्होंने ज़ाती सफाई रखनी है, घर की रखनी है, एरिया की रखनी है, तो उसके बाद मतलब वो कैसे रखनी है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इसको इनकरेज करता है कि आप सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट अपने लोकल लेवल पे करें। किसी कम इनकम वाले बंदे को एक ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ लेकर दे दें, कोई डंपिंग साइट आइडेंटिफाई कर लें। और ये वन ऑफ द मॉडल हमने चिन्योट में प्रैक्टिस किया, जहाँ पे सारे एरिया का जो था वहाँ पे डस्टबिन लगवाए गए उस गांव के अंदर। उसके बाद वहाँ पे एक जो लो इनकम घराना था, वहाँ उस बच्चे को उन्होंने एक ट्रॉली लेकर दी जिसके ऊपर वो गन सारा लेके डंपिंग साइट पे, अब वो वेस्ट उसके लिए एक बन गया, एक किस्म का उसका रोज़गार का ज़रिया बन गया। इस तरह गांव भी साफ़ हो गया। और जो वहाँ पे बल्कि स्कूल के बाहर छप्पड़ बना हुआ था तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से उसको पूरा ग्राउंड लेवल करा के पार्क में तब्दील किया, जहाँ पे बच्चे आज खेलते हैं और अपने प्रोग्राम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इट नीड्स के एक डायरेक्शन हो कि आपको भी दिल कर रहा होगा कि आपके मोहल्ले में गली गंदी है और उसमें शापर पड़े हुए हैं और बारिश होती है तो वो ऊपर आ जाते, तो व्हाट टू डू। आप समझते शायद ये मेरे लेवल का नहीं, ये हुकूमत के लेवल का है, लेकिन समहाउ उसमें डे 1 से ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर उनको वहीं पे एड्रेस किया जाए तो जो हुकूमती लेवल पे करने वाले काम हैं उनको इमरजेंसी सर्विस के प्लेटफॉर्म से लिंक करके तो आप ठीक हो गया जी। डिस्ट्रिक्ट